हेलो एवरीवन, आज 21 जुलाई 2025 है और आज कौन कौन से करंट अफेयर में एमसीक्यूज़ हैं बने हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से जो आर्टिकल लिए गए हैं खासतौर पे उनसे एमसीक्यू बनाए गए हैं। तो आज कौन कौन से आर्टिकल है। पहला आर्टिकल आपको यहाँ पे एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर मिलेगा। एथेनॉल की जो पॉलिसी है, कौन कौन सी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल क्या है, सेकंड जनरेशन क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, क्या मामला है, ओईसीडी की जो रिपोर्ट आई है और एफएओ के साथ मिलके उसका क्या रिलेशन है इसके साथ, तो इसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। दूसरा आर्टिकल वही ओईसीडी की रिपोर्ट के बारे में, उसे भी समझेंगे। ओईसीडी क्या है, एफएओ क्या है, कब इनको इस्टेब्लिश किया गया था, क्या काम करते हैं, कौन कौन से रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। तो एक अगर आप देखें तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखेंगे हर एक एमसीक्यू को लेके। तीसरा जीएचजी गैस को लेके है, खासतौर पे जो एग्रीकल्चर से जीएचजी गैस का एमिशन होता है उसको लेके क्या प्रोविजन है, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जहाँ पे ज़्यादा जीएचजी गैस का एमिशन होता है। फिर चौथा एमसीक्यू उसी से रिलेटेड है, पांचवा भी आपको मिलेगा बायोफ्यूल से ही। सिक्स एमसीक्यू आपको गोदावरी रिवर के बारे में मिलेगा, तो उसे देखेंगे, उसकी लोकेशन देखेंगे, कौन कौन सी उसके ट्रिब्यूटरी हैं, ये सब देखेंगे। सेवन्थ एमसीक्यू और एट एमसीक्यू यूपीएससी पीवाईक्यू है जो इसी बायोफ्यूल से आया हुआ था, तो आपको पता चलेगा पीवाईक्यू भी आपका 2 रिवीजन हो जाएगा और आपको इंपॉर्टेंस भी इसकी पता चलेगी। लास्ट एमसीक्यू आपको मिलेगा फ्यूल गैस डिसल्फ्राइजेशन से रिलेटेड है। तो जो अभी नई पॉलिसी आई है, जो पोल्यूशन होता है फैक्ट्रियों से या अगर आप देखें पावर प्लांट से, उसको लेके, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम समझेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, पहले एमसीक्यू की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी। तो इथेनॉल की जो नीति है उसके संबंध में आपको बताना है। इट मे कॉज डाइवर्जन ऑफ फूड क्रॉप टूवर्ड फ्यूल प्रोडक्शन। दूसरा, इट इंश्योर मिनिमल यूज ऑफ वाटर इन एथेनॉल प्रोडक्शन। इन दोनों में कौन सा सही है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो बात कर रहा है कि इट में कॉज डाइवर्जन ऑफ फूड क्रॉप टूवर्ड फ्यूल प्रोडक्शन। अभी जो रिपोर्ट आई है वो यही कहती है ओईसीडी और एफएओ की कि पॉसिबिलिटी है कि फूड क्राइसिस हो सकता है, खासतौर पे एथेनॉल का जो प्रोडक्शन फर्स्ट जनरेशन से हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है कि आखिर ये होता क्या है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो देखिए बेसिकली 4 जनरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट जनरेशन में जो एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, खाद्य फसलों से होता है, क्रॉप से होता है ना, जो हम खाते हैं, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूं, चावल, इनसे। तो इसे कहा जाता है फूड बेस्ड एथेनॉल, फूड बेस्ड एथेनॉल इसे कहा जाता है, ठीक है। तो अब इससे अगर ज़्यादा एथेनॉल बनाया जाने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो यूजेज है, खासतौर पे जो कंजप्शन के लिए, खाने पीने के लिए, घट सकता है, महंगाई बढ़ सकती है और इसका जो सप्लाई है वो भी घट सकती है। तो ये चैलेंज है, कहीं ना कहीं एक चैलेंज है, ठीक है। दूसरा जो जनरेशन है, और यहीं पे अगर आप देखेंगे ना, यहीं पर मुद्दा उठता है कि जो खाद्य बनाम ईंधन का, फूड वर्सेस फ्यूल का, दूसरी जनरेशन में कैसे इथेनॉल बनाया जाता है। तो जो पराली होती है, पराली के बारे में आपको पता होगा, भूसी होती है, लकड़ी का बुरादा होता है, फिर गन्ने का भी जो वेस्ट बचता है, बगास उसे कहते हैं गन्ने का, नॉन फूड बेस्ड बायोमास यहाँ पे बनता है। तो सेकंड जनरेशन में आपको जो वेस्ट होता है उससे बनता है, और इसमें अगर आप देखोगे लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास का उपयोग होता है, लिग्नोसेल्यूलोसिक, ठीक है। अब इससे ना कोई फूड क्राइसिस होता, ना ही कोई खासतौर पे यहाँ पे जो अपशिष्ट है, या अगर आप कहें वो अपशिष्ट रेजिड्यू है, उसका फिर से उपयोग हो जाता है। तीसरी जनरेशन में किस तरह से फ्यूल बनाया जाता है, तीसरी जनरेशन बनाया जाता है एल्गी द्वारा, एल्गी द्वारा। माइक्रो और जो माइक्रो एल्गी होते हैं उनको यूज करके क्या किया जाता है, इथेनॉल बनाया जाता है, ठीक है। अब इनमें जो सवाल होते हैं, जो एल्गी की बात करें, इनमें तेल की मात्रा ज़्यादा होती है, और अगर आप देखोगे कि इनमें इनसे जो भूमि और ताजे पानी की आवश्यकता भी इनके लिए कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्गी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये भी एमसीक्यू आपको मिलेगा और यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछा गया था। तो थर्ड जनरेशन में एल्गी का यूज़ किया जाता है, और फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया जाता है किसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके जो एल्गी बैक्टीरिया होते हैं, सिंथेटिक अगर आप देखें कि जो बैक्टीरिया का यूज़ करके यहाँ पर क्या किया जाता है, एथेनॉल को बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक। अब चारों जनरेशन की हमने सारी चीज़ें देख ली। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही है, इट में कॉज डाइवर्जन ऑफ फूड क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स का जो डाइवर्जन है फ्यूल की तरफ हो सकता है, ये बात यहाँ पे सही है। दूसरा, इट इंश्योर मिनिमल यूज ऑफ वाटर इन एथेनॉल प्रोडक्शन। तो देखिए ऐसी कोई अगर हम बात करें कि
जल की खपत कम होगी, ऐसे कोई बात नहीं है, जल की खपत यहाँ पे ज़्यादा होने की संभावना है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। दूसरे एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट OECD FAO एग्रीकल्चर आउटलुक रिपोर्ट, इसके बारे हम यहाँ पे देखेंगे। अब अगर आप बात करें तो एग्रीकल्चर और जो OECD और FAO ने एक एग्रीकल्चर आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। अगर आप बात करें OECD की, तो OECD जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट कहा जाता है, इसको 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। ठीक है, अब इसमें 38 टोटल मेंबर है। ठीक, अगर आप इसका पर्पस देखें तो ग्लोबल जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, फ्री ट्रेड हो, इनोवेशन हो, एजुकेशन हो, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, इसका यहाँ पे पर्पस होता है। ठीक है, और इसकी एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जिससे आपको जानना जरूरी, एडुकेशन एट अ ग्लैंस, ये रिपोर्ट है इसकी जो OECD पब्लिश करती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, साथ ही इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक भी जारी करता है। दूसरा यहाँ पे एक और संगठन इन्वॉल्व है, FAO जिसे कहा जाता है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर इसलिए कि इसी दिन अगर आप देखोगे कि विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में, इटली, रोम में। इसका पर्पज क्या है कि ग्लोबली हंगर है, मॉल न्यूट्रिशन है, इसको खत्म करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। और इसकी कुछ रिपोर्ट है, खासतौर पर एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसे आप कहते हैं लोकस्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, लोकस्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ये एक इसकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो ये पब्लिश करती है, कौन, FAO। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिए, इन दोनों कमेटी के बारे में, है ना, इन दोनों संस्थानों के बारे में। अब ये जो रिपोर्ट आई है एग्रीकल्चर की और एग्रीकल्चर आउटलुक, ये बात करती है, हाईलाइट करती है फूड वर्सेस बायोफ्यूल कन्फ्लिक्ट ड्यू टू इंक्रीज क्रॉप डाइवर्जन। तो जो फसल का डाइवर्जन हो रहा है फूड से फ्यूल की तरफ, उसको लेके कन्फ्लिक्ट होगा, इसको यहाँ पे हाईलाइट करती है। तो ये बात यहाँ पे सही है। दूसरा, इट रिकमेंड करती है ग्लोबल बैन ऑन एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो जो फॉसिल फ्यूल है उसमें एथेनॉल को मिलाया जा रहा है, जिससे क्या किया जा सके, फॉसिल फ्यूल का जो लगातार दहन है ना, उससे कम किया जा सके, उसका यूज कम किया जा सके, तो उसको यहाँ पे बैन करने की बात कर रहा है। तो ये बात स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इसे मिलाया इसी ले जा रहा है कि जो बायोफ्यूल पर जो हमारी डिपेंडेंसी है, खासतौर पे जीवाश्म ईंधन जिसे कहते हैं, पेट्रोल डीजल पर, उस पर कम हो सके, इसलिए एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है। तो इसे ये बैन करने की बात बिल्कुल नहीं करता। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीटली करेक्ट हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे बात करेंगे कृषि में ग्रीन हाउस गैस के संबंध में, एग्रीकल्चर और ग्रीन हाउस गैस के रिलेशन यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो ओवरऑल जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन, उसमें 20% के आसपास एग्रीकल्चर एंड अलाइड जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे होता है। खासतौर पे अगर आप देखो जो खाद्य उत्पादन है, पशुपालन है, केमिकल वगैरह का जो यूज होता है फर्टिलाइजर का, इससे होता है। अब अगर हम जनरलाइज वे में चर्चा करें तो कौन कौन सी GHG गैस कहाँ कहाँ से निकलती है एग्रीकल्चर में, तो जैसे आप मेथेन सबसे ज़्यादा माना जाता है, मीथेन का निकलती है सबसे ज़्यादा, जैसे धान की क्रॉप जो होती है उससे निकलती है। इसके अलावा पशुओं की जुगाली करने से निकलती है, जो पशु फर्म की जुगाली करने से। वहीं अगर आप देखें GHG गैस NTO नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होता है, ठीक है ना, खाद्य, उससे यहाँ पे साथ ही साथ CO2 भी निकलती है। CO2 कैसे, कि जो एग्रीकल्चर जो मशीनरी है उनका उपयोग होता है, डीजल यूज होता है उनमें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मीथेन हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये GHG गैस में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही हैं और लगभग 20% के आसपास इनका योगदान यहाँ पर है। यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है कि लाइव स्टॉक इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू एग्रीकल्चर मीथेन इमिशन। ठीक है, तो मेजर कंट्रीब्यूटर तो है यहाँ पे, ठीक है, खासतौर पे मीथेन के संबंध में, क्योंकि जो पशु जुगाली करते हैं, घास चरते हैं, तो उसमें मीथेन गैस रिलीज होती है, गोबर और जहाँ पे रहते हैं वहाँ भी मीथेन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, फिशरीज रिलीज मोर GHG गैस देन लाइव स्टॉक। तो जो मत्स्य क्षेत्र है वो ज़्यादा GHG गैस इमिट करता है कंपेरेटिव टू लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, गाय, बछड़े, भैंस, इनकी कंपेयर में फिशरी नहीं करता GHG। तो ये बात यहाँ पे कम्प्लीटली इनकरेक्ट है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है और पहला स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। अब इसमें अगर आप देखो जो कंप्लीट GHG इमिशन हो रहा है, इसमें धान अकेले 20% करता है। सपोज एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ में 100% GHG इमिशन है, तो धान 20% के आसपास कर रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंज हो जाता है। अगर हम बात करें भारत की, तो इंडिया की अगर आप बात करो तो भारत लगभग 14% जो भारत का GHG है वो किससे निकल रहा है, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज से निकल रहा है। ये किसका डाटा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ये डाटा है, जिसमें इंटरिक जो फर्मेंटेशन है ना, इसके अलावा जो राइस फील्डिंग है,
यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर है, ये यहाँ पे चैलेंज है। अब इसको ठीक करने के लिए सरकार हालांकि प्रयास भी कर रही है, जैसे ऑर्गेनिक एंड ग्रीन मेन्योर का यूज़ करना हो, प्रिसाइजिंग फार्मिंग हो, ठीक है, अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड हो, तो इस तरह का यूज़ सरकार यहाँ पे कर रही है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम सरकार ने चलाई, फसल बीमा योजना, तो जो कहीं ना कहीं इसको कम करने की दिशा में प्रयास यहाँ पे सरकार के जारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, विच एथेनॉल सोर्स इज कंसिडर मोस्ट एनवायरमेंट सस्टेनेबल। तो कौन सा सस्टेनेबल है? जाहिर सी बात है शैवाल एल्गी, क्योंकि हम उसे डायरेक्ट खाते नहीं है। गन्ना, अनाज, मक्का, ये तो हम खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हम इसे यहाँ पे एथेनॉल बनाने लगेंगे तो फिर खाएंगे क्या, यूज़ क्या करेंगे, है ना। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, एल्गी यहाँ पे सस्टेनेबल है। और यहाँ पे जो थर्ड जनरेशन का एल्गी है, फिर फोर्थ जनरेशन भी यहाँ पे सस्टेनेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग करके एल्गी से यहाँ पे एथेनॉल बनाया जाएगा। तो फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन काफ़ी सस्टेनेबल है। फिफ्थ क्वेश्चन बात कर रहा है, विच पॉलिसी हेल्प प्रिवेंट फर्टिलाइजर लैंड फ्रॉम बीइंग डाइवर्टेड टू बायोफ्यूल क्रॉप्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैंड जोनिंग, भूमि उपयोग क्षेत्र निर्धारण, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन बात कर रहा है गोदावरी से संबंधित, गोदावरी रिवर के उसमें, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है, क्या देखना है। बात कर रहा है यहाँ पे कि इट ओरिजिनेटेड नियर नासिक इन महाराष्ट्र। तो नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। तो नासिक महाराष्ट्र में कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबक एक प्लेटू है वहाँ से निकलती है नासिक से। और इसकी अप्रॉक्स लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। और इसे अगर आप देखो साउथ की गंगा भी बोला जाता है। और ड्रेनेज सिस्टम क्योंकि इसका बहुत बड़ा है, जैसे यहाँ पे भारत में नॉर्थ इंडिया में गंगा का है, उसी तरह से अगर आप देखो साउथ में आपको गोदावरी का ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा, ठीक है। और ये कहाँ पे गिरती है? बे ऑफ बंगाल में मिलती है। अगर आप इसकी लोकेशन देखो तो यहाँ पे महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और यहाँ पे जाके गिर जाती है, ठीक है। ये बात हो गई। अगर हम बात करें यहाँ पर कहाँ कहाँ से बहती है, तो महाराष्ट्र बहती है, फिर उसके बाद ये तेलंगाना में आती है, तेलंगाना में बहती है, उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी बहती है, ठीक है। और इसके अलावा लेफ्ट बैंक की इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? जो बाएं से मिलती हैं। तो बाएं से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? जैसे यहाँ पे कौन सी नदी मिलती है? पूर्णा मिलती है, फिर प्राणहिता मिलती है जो बाएं से मिलती है, लेफ्ट से। इंद्रावती मिलती है जो छत्तीसगढ़ से बह के आती है, ठीक है ना। साबरी मिलती है, कौन सी? साबरी। तो ये सारी जो ट्रिब्यूटरी उसकी बाएं से मिलते हैं। वहीं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी? मंजीरा है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी? यहाँ पर गोदावरी की। दूसरी मनैयर है, तीसरी बिंदुसरा है। तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्थल भी हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा त्र्यंबकेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है जो गोदावरी किनारे है, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे बात कर रहा है अरेबियन सी में गिरती है, बात गलत है यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अरेबियन सी में दो नदी मेनली गिरती हैं, ताप्ती और नर्मदा नदी। खास तौर पे अगर आप देखा बड़ी नदियों में, हालांकि छोटी छोटी नदी गिरती हैं, लेकिन ताप्ती और नर्मदा को आपको यहाँ पे याद रखना है। तो पहला स्टेटमेंट इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। कुछ मेजर प्रोजेक्ट है गोदावरी नदी में, जैसे पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा। इसके अलावा कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। श्री राम सागर प्रोजेक्ट है। तो कुछ इस तरह से जो प्रोजेक्ट है गोदावरी नदी में चल रहे हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो यूपीएससी के PYQ 2020 में पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू इंडिया नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। तो किस चीज़ का रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जा सकता है भारत की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे होगा, कसावा है, इसको यूज़ किया जा सकता है। डैमेश व्हीट ग्रेन भी यूज किया जा सकता है। ग्राउंडनट सीड्स, मूंगफली के बीज, ये नहीं यूज किया जा सकता। तीसरे एलिमिनेट करोगे तो आपको यहाँ पे पहला ही आंसर इसका यहाँ पे आ जाएगा। रोटन पोटैटो है, यह भी नहीं यूज किया जा सकता, ठीक है। सॉरी, ये यूज किया जा सकता है। हॉर्सेस ग्राम्स नहीं यूज किया जा सकता, ठीक है। और 6 शुगर बीट, यह भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो ये 2020 में आया था, इसलिए जो बायोफ्यूल का टॉपिक है और इथेनॉल बिल्डिंग का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन 8 बात कर रहा है, गिवन द बिलो आर द नेम ऑफ 4 एनर्जी क्रॉप्स विच वन ऑफ कैन बी कल्टिवेटेड एथेनॉल। कौन से इसमें एथेनॉल जिससे निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे किसको उगाया जा रहा है? जो मक्का है उसको यहाँ पे उगाया जा सकता है, खासतौर पर एथेनॉल बिल्डिंग के 2010 में आया था। विद द रेफरेंस ऑफ फ्यूल गैस डिसल्फ्राइजेशन। अब फ्यूल गैस डिसल्फ्राइजेशन क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पे चिमनी निकलती है, चिमनी से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस कम करने का सरकार का पर्पज है। पंचामृत प्रोजेक्ट है हमारा, 2070 तक का नेट जीरो का टारगेट है हमारा, 2030 तक का 500 गीगावाट का टारगेट है हमारा, 2 बिलियन टन कार्बन का जो पोल्यूशन उसको कम करने का टारगेट है हमारा। तो बहुत सारे टारगेट हैं, इसमें सल्फर को कम करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। तो इसको लेकर सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दी थी कि जो बड़े कंपनियां पावर प्लांट हैं उनको कंपलसरी फ्यूल गैस डिसल्फ्राइजेशन प्रोसेस करना होगा। इनको इस धुएं को ट्रैप करना होगा, इससे सल्फर को बाहर निकालना होगा, सल्फर कैप्चर करना होगा, बाकी जो रेस्ट ऑफ गैस उसको बाहर रिलीज कर सकते हैं।
ज़्यादातर कंपनियों के लिए था, लेकिन अभी क्या कर दिया गया है न्यू पॉलिसी में 78% को क्या कर दिया गया, छूट दे दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पे लगभग 11 से 12% अब जो कंपनी पावर प्लांट है उन्हीं को यहाँ पे जो FGD जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। FGD सिस्टम आर डिजाइन टू रिमूव सल्फर एंड कोल बेस्ड पावर प्लांट एमिशन, सही बात है, यहाँ पे आसान है। एज पर रिसेंट MOF गाइडलाइन ऑल कोल पावर प्लांट इंडिया मस्ट मैंडेटरी टू इंस्टॉल FGD सिस्टम, तो ये बात यहाँ पे गलत है, 2025 में इसे ढील दे दी गई है। तीसरा, CPCB स्टैच्यूटरी बॉडी द मॉनिटरिंग रेगुलेट एयर पोल्यूशन अंडर द वाटर एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974। तो CPCB स्टैच्यूटरी बॉडी जो मॉनिटर करती है एयर पोल्यूशन को वाटर पोल्यूशन एक्ट के अंतर्गत 1974 में, तो ये बात यहाँ पे सही है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसका जो हेडक्वार्टर CPCB कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन में फिलहाल इतना ही। अगर कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ पे रिफॉर्म हो सकता है, किसी तरह का आपको कस्टमाइजेशन चाहिए, कुछ भी ऐसा, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं।